बैकुंठ धाम में उत्तराखंड की पुण्य आत्माओं के लिए अलॉट कॉलोनी में आज एक बार फिर अच्छी खासी हलचल थी। इसकी वजह थी राज्य आंदोलन के नायक इंद्रमणि बडोनी जी द्वारा बुलाई गई वह विशेष अदालत, जिसमें उत्तराखंड की 25 बरस की यात्रा को लेकर सत्ताधीशों को तलब किया गया था। कुछ दिन पहले राज्य गठन की रजत जयंती के अवसर पर सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में आकाश पाताल का अंतर उजागर होने के बाद बडोनी जी ने ऐलान किया था कि उत्तराखंड के अब तक के सभी हुक्मरानों से इसका जवाब मांगा जाएगा। बडोनी जी ने उसी दिन सभी मुख्यमंत्रियों को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया था। उस दिन उन्होंने जो कहा था एक बार फिर से सुन लेते हैं। आज 25 बरस बाद उत्तराखंड की जरूरत भी यही है कि सत्ताधीशों से सवाल पूछे जाएं। हम यही करेंगे, सत्ताधीशों से सवाल पूछेंगे। इसके लिए हम जल्द ही एक अदालत लगाएंगे और उत्तराखंड के हुक्मरानों से पिछले 25 वर्षों का पूरा हिसाब किताब मांगेंगे। शुरुआत गैरसैंण राजधानी के सवाल से करेंगे। उत्तराखंड के अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों को अदालत में हाजिर होने की सूचना भेज दी जाए। आज यह मौका आ गया था। इस विशेष अदालत के महत्व को देखते हुए न केवल उत्तराखंड आंदोलन के शहीद और आंदोलनकारी कोर्ट रूम में पहुंचे हुए थे, बल्कि इस प्रदेश की खुशहाली का सपना देखने वाली कई और हुतात्माएं भी विशेष रूप से यहां पहुंची थी। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ था। इंद्रमणि बडोनी जी के साथ हंसा धनाई और बाबा मोहन उत्तराखंडी न्यायमूर्ति के रूप में न्यायपीठ पर बैठे हुए थे। प्रदेश के अब तक के सभी मुख्यमंत्रियों को सूचना भेजकर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया जा चुका था। पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी और एनडी तिवारी अदालत में ही मौजूद थे। बाकी पूर्व मुख्यमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़ चुके थे, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। कुछ देर बाद पता चला कि देहरादून स्थित जिस मुख्यमंत्री आवास पर सिग्नल भेजा जा रहा था, धामी जी वहां न होकर बिहार की राजधानी पटना में नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने गए हुए थे। बहरहाल संपर्क होने पर मुख्यमंत्री धामी के प्रोटोकॉल अधिकारी ने पेशकार से कहा कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम आधे घंटे में निपट जाएगा, जिसके बाद सीएम साहब ऑनलाइन अदालत की कार्रवाई से जुड़ जाएंगे। पेशकार ने न्यायपीठ तक यह संदेश पहुंचाया तो बडोनी जी बोले, हम इतना इंतजार कर अदालत का कीमती वक्त जाया नहीं कर सकते हैं। उनसे इस बारे में सफाई जरूर मांगी जाएगी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सबसे पहले यह बताया जाए कि कौन कौन कहां से अदालत में हाजिर है। पेशकार ने बताया, हुजूर दो पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी और नारायण दत्त तिवारी जी अदालत में ही मौजूद हैं, जबकि 7 पूर्व मुख्यमंत्री देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत से जुड़े हुए हैं। बडोनी जी ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, देहरादून से मतलब? तब पेशकार ने जवाब दिया, हुजूर सभी पूर्व मुख्यमंत्री देहरादून में ही रहते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर की पैदाइश और परवरिश तो पहाड़ में हुई ना। जी हुजूर, आप सही कह रहे हैं। इनकी न केवल पैदाइश और परवरिश पहाड़ में हुई है, बल्कि पहाड़ ने ही इन्हें राजनीति में स्थापित भी किया है, लेकिन अब इनका परमानेंट ठिकाना देहरादून ही है। हाँ, इतना जरूर है कि बीच बीच में 1-2 दिन के लिए ये महानुभाव पहाड़ घूम आते हैं। तब हंसा धनाई ने पूछा, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़कर ये सब महानुभाव देहरादून में क्यों रह रहे हैं? पेशकार ने जवाब दिया, क्योंकि देहरादून न केवल सत्ता का केंद्र है, बल्कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा, सबसे विकसित और सबसे ज़्यादा सुविधाओं वाला शहर है। जिन पहाड़ों में रहने को लेकर आप सवाल पूछ रही हैं, राज्य गठन के 25 साल पूरे होने के मौके पर यहाँ स्वर्गलोक में हुई उस दिन की सभा में उनकी बदहाली आप खुद ही देख चुके हैं। उत्तराखंडी लोक संगीत जगत के एक प्रसिद्ध जोड़ी अजय दीवान ने इस बदहाली को बयान करते हुए पहाड़ी सरोकारों के प्रति समर्पित रहे महान लोक कलाकार हीरा सिंह राणा जी की रचना से प्रेरित होकर एक मार्मिक गीत भी रचा है, जिसके कुछ बोल मैं यहाँ आपकी इजाजत से सुनवाना चाहता हूँ। बडोनी जी ने कहा, बिल्कुल सुनाइए। तब पेशकार ने वह गीत चला दिया। नेता ठेकेदार तुक साल में खच खची बे उत्तराखंड की खाल भगी, खच खची बे उत्तराखंड की खाल भगी। उत्तराखंड बढ़िया का तुम साल हैगी, सच क्या हमर और क्या हमारा हाल हैगी। उत्तराखंड बढ़िया का तुक साल हैगी, सच क्या हमर और क्या हमारा हाल हैगी। जिस उत्तराखंड के लिए हमने अपना बलिदान दिया, आज नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों ने उसकी खाल खींच कर उसे तबाह कर दिया है। 25 बरस का ऐसा हासिल जानकर कोर्ट रूम में बैठे तमाम शहीद और आंदोलनकारी भावुक हो गए। इसी बीच पटना में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ऑनलाइन कोर्ट रूम से जुड़ गए। उन्होंने सभी का अभिवादन करते हुए देरी से हाजिर होने के लिए खेद प्रकट किया तो न्यायमूर्ति बाबा मोहन उत्तराखंडी ने सवाल पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के शामिल होने की कोई खास वजह है?
इस पर धामी जी बोले, मिलॉर्ड, केवल मैं ही नहीं बल्कि उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी पटना पहुंचे हुए थे जहां जहां हमारे दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने दूसरा सवाल किया, इसकी कोई संवैधानिक अनिवार्यता है क्या? धामी जी बोले, हुजूर, संवैधानिक अनिवार्यता तो नहीं है, लेकिन किसी भी राज्य में हमारी पार्टी की सरकार के शपथ ग्रहण के अवसर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही भाजपा शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम बहुत ही भव्य होता है। इस पर हंसा धनाई ने पूछा, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सड़क से तो जाते नहीं होंगे, हवाई जहाज से ही जाते होंगे, तो इसका खर्चा क्या उस राज्य की सरकार करती है? इस पर धामी जी चुप हो गए। तब बडोनी जी बोले, आपकी चुप्पी ने हमारे सवाल का जवाब दे दिया है। फिर बडोनी जी ने हंसा धनाई से कहा, बेटी, तुम आज बुलाई गई इस अदालत के मकसद को सबके सामने प्रस्तुत करो ताकि कार्रवाई जल्द से जल्द आगे बढ़ाई जा सके। हंसा धनाई ने बोलना शुरू किया, अदालत में मौजूद सभी शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और मुख्यमंत्रियों का अभिवादन तथा इस सुनवाई में स्वागत है। यह अदालत उत्तराखंड राज्य के 25 बरस की यात्रा का हासिल जानने के लिए बुलाई गई है। अभी कुछ दिन पहले हम सब ने यहाँ स्वर्गलोक से जब 9 नवंबर को देहरादून में चल रहे रजत जयंती उत्सव का शानदार आयोजन देखा तो हमें बेहद प्रसन्नता और संतोष हुआ। समारोह की भव्यता और सरकार के दावों को देख जानकर हमें इस बात की अपार प्रसन्नता हुई कि 25 बरस बाद अब उत्तराखंड न केवल अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है बल्कि विकास के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। हम सभी शहीद और राज्य आंदोलनकारी इस उपलब्धि पर उत्सव मना ही रहे थे कि 19 साल की हमारी एक बच्ची अंकिता भंडारी ने सभा स्थल पर पहुंचकर प्रदेश की विकास यात्रा का असल सच दिखा दिया, जिसे जानकर हम सभी सन्न हो गए और खुद से सवाल करने लगे कि क्या इसी राज्य के लिए 40 से ज़्यादा आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी थी, जिनकी पुण्य आत्माएं आज यहीं इस कक्ष में मौजूद हैं। तब यह निर्णय लिया गया कि राज्य की इस बदहाली की पड़ताल करने के लिए एक अदालत लगाई जाए जिसमें सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाकर उनसे जवाब तलब किया जाए। आज की अदालत का यही मकसद है। अब आप सभी मुख्यमंत्री अदालत के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। अब इंद्रमणि बडोनी जी ने कहना शुरू किया, अदालत की कार्रवाई का पहला मुद्दा है गैरसैंण। वह गैरसैंण जिसे राज्य आंदोलन के दौर में ही उत्तराखंड राज्य की राजधानी माना जा चुका था, जिस पर सभी लोग एकमत थे, क्योंकि गैरसैंण न केवल उत्तराखंड राज्य की अवधारणा का केंद्र था बल्कि विकास के विकेंद्रीकरण का रास्ता भी था। मगर अदालत को यह जानकर भारी कष्ट और अफसोस हुआ कि उस गैरसैंण को राज्य बनने के बाद गैर मान लिया गया। बडोनी जी ने बाबा मोहन उत्तराखंडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग को लेकर 38 दिन के अनशन के बाद अपना जीवन बलिदान कर दिया था। इतने में बाबा मोहन उत्तराखंडी ने कहा, अदालत सबसे पहले गैरसैंण के साथ हुए छल की पूरी कहानी सुनना चाहती है। बडोनी जी ने पेशकार से पूछा, क्या अदालत में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो गैरसैंण की पूरी कहानी बता सकता है? पेशकार ने सामने नजर दौड़ाई तो पीछे की सीट पर बैठी एक हुतात्मा को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। पेशकार ने बडोनी जी से कहा, हुजूर, गैरसैंण की व्यथा कथा सुनाने के लिए सबसे सही शख्स इस अदालत में उपस्थित हैं, जिनका नाम है विपिन त्रिपाठी, जिन्हें लोग विपिनदा के नाम से ज्यादा जानते हैं। विपिन त्रिपाठी का नाम सुनते ही बडोनी जी की आंखों में एक पिता का प्यार उमड़ आया। राज्य आंदोलन के दौर में विपिन त्रिपाठी उनके सबसे प्रिय आंदोलनकारी युवाओं में से थे। विपिन त्रिपाठी ने खड़े होकर तीनों न्यायमूर्तियों तथा अन्य सभी का अभिवादन किया। प्रोटोकॉल की बाध्यता के चलते बडोनी जी चाहकर भी उन्हें गले नहीं लगा सके, लेकिन मन ही मन उन्होंने उन पर वात्सल्य और स्नेह उड़ेल दिया था। तब बाबा मोहन उत्तराखंडी ने विपिन त्रिपाठी से कहा, आप न केवल उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते गैरसैंण राजधानी के पक्षधर थे, बल्कि बतौर विधायक भी आपने खुलकर गैरसैंण राजधानी की पैरोकारी की थी। आप अदालत को सिलसिलेवार तरीके से गैरसैंण की व्यथा कथा बताइए। विपिनदा ने गैरसैंण की कहानी सुनानी शुरू की। सम्मानित न्यायमूर्तियों, देश में उत्तराखंड इकलौता राज्य है जिसकी आज तक कोई स्थायी राजधानी नहीं है, और ये वही उत्तराखंड है जिसके गठन से वर्षों पहले ही यह तय हो गया था कि जब भी अलग राज्य का गठन होगा तो राजधानी गैरसैंण होगी। यानी राज्य कब बनेगा ये किसी को भी मालूम नहीं था, लेकिन सबको ये मालूम था कि जब भी बनेगा राजधानी गैरसैंण ही होगी। तब हमारी पार्टी यूकेडी ने तो सन 1992 में गैरसैंण में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की मूर्ति स्थापित कर उनके नाम पर राजधानी चंद्रनगर का शिलान्यास भी कर दिया था। सबसे पहले गैरसैंण राजधानी का विचार देने वाले पेशावर विद्रोह के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की पुण्य आत्मा यही कोर्ट रूम में मौजूद है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। गढ़वाली जी ने विपिनदा की तरफ देखा और अभिवादन स्वीकार करने के बाद आशीर्वाद देकर बैठ गए। आगे की कहानी कुछ इस तरह है मिलॉर्ड। विपिन त्रिपाठी ने अब आगे का घटनाक्रम बताना शुरू किया।
हुजूर, सन 1994 में जब अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल और कुमाऊं में आंदोलन चरम पर था, जब कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे और उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण जैसे नारों की गूंज मची हुई थी, तब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आंदोलन के ताप को भांपने के लिए अपने एक बेहद भरोसेमंद सहयोगी और सरकार में कैबिनेट मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और उसे इस आंदोलन की विस्तृत पड़ताल करने का जिम्मा सौंपा। कौशिक समिति ने पहाड़ के तमाम इलाकों में जाकर बैठकें की, जिनमें जनप्रतिनिधियों, राजनेताओं, सामाजिक संगठनों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं समेत विभिन्न विषयों के जानकारों के साथ ही आम जनता से अलग राज्य की मांग को लेकर राय और सुझाव मांगे। इस तरह तमाम बिंदुओं पर रायशुमारी तथा गहन मंथन करने के बाद कौशिक समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को सौंप दी। उस रिपोर्ट में न केवल अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग को जायज बताया गया था, बल्कि यह भी साफ किया गया था कि राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। समिति ने लोगों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर बताया कि ज्यादातर लोगों की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में है। हुजूर, इसके बाद मुलायम सरकार ने कौशिक समिति की रिपोर्ट को मंजूर करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य निर्माण विधेयक पास कराने के बाद केंद्र सरकार को भेज दिया। इसी बीच खटीमा मसूरी और रामपुर तिराहा गोलीकांड भी हो चुके थे, जिनमें शहीद हुई यहाँ मौजूद सभी पुण्यात्माओं को मैं नमन करता हूँ। इसके 2 साल बाद 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की और 4 साल बाद 9 नवंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अलग राज्य के रूप में उत्तरांचल यानी उत्तराखंड का उदय हुआ। उस समय उत्तराखंड के साथ 2 और नए राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ भी बने, जिनकी राजधानी रांची और रायपुर घोषित की गई। लेकिन उत्तराखंड की राजधानी का मसला यह कहकर उलझा दिया गया कि इसका फैसला पहली निर्वाचित सरकार करेगी और तब तक देहरादून को अस्थायी राजधानी माना जाएगा। हुजूर, तब से अब तक यानी 9 नवंबर 2000 से 9 नवंबर 2025 तक राज्य गठन को पूरे 25 बरस बीत चुके हैं, मगर राज्य की स्थायी राजधानी आज तक तय नहीं हो पाई है। क्यों? अभी आपने ही तो बताया कि राजधानी का फैसला पहली निर्वाचित सरकार को करना था। बडोनी जी ने आश्चर्य से पूछा तो बिपिन दा ने जवाब दिया, मिलॉर्ड, पहली निर्वाचित सरकार ने राजधानी का निर्णय करने के बजाय अपने से पहले की अंतरिम सरकार द्वारा की गई एक ऐसी गलती को आगे बढ़ाया जिसके चलते राजधानी का मुद्दा आज तक हल ही नहीं हो पाया है। इस पर हंसा धनाई ने पूछा, कैसी गलती? तब बिपिन दा ने कहा, न्यायमूर्ति, यह पहले ही तय हो गया था कि राजधानी का फैसला पहली चुनी हुई सरकार करेगी। इस लिहाज से साल 2002 में नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में गठित पहली निर्वाचित सरकार को यह फैसला करना था। लेकिन इससे पहले ही अंतरिम सरकार में पहले मुख्यमंत्री बनाए गए नित्यानंद स्वामी जी ने राजधानी का चयन करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में एक आयोग गठित कर दिया, जिसने राजधानी के सवाल को इस तरह उलझाया कि आज तक इसका कोई हल नहीं निकल सका है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि उस दीक्षित आयोग ने गैरसैंण राजधानी के विचार को ही दफन कर दिया। यह सब सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। न्यायमूर्तियों के साथ ही वहां उपस्थित सभी शहीद और आंदोलनकारी हैरान और खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। तभी बडोनी जी बोले, इस सन्नाटे को तोड़ना जरूरी है, राज्य के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को बुलाया जाए। स्वामी जी हाजिर हो गए। बडोनी जी ने बिना किसी औपचारिकता के पूछा, क्यों स्वामी जी? उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में विधान परिषद के अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर रहने का अनुभव होते हुए भी आपने राजधानी के नाम पर कमेटी गठन करने का हास्यास्पद निर्णय क्यों उठाया? जवाब में नित्यानंद स्वामी बोले, सम्मानित न्यायमूर्ति जी, जब 9 नवंबर 2000 को मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया तो मैं लखनऊ से देहरादून आया। हालांकि मेरी कर्मभूमि पहले से ही देहरादून थी, लेकिन मैं गैरसैंण और पहाड़ से उतना वाकिफ नहीं था। फिर मेरी अंतरिम सरकार के पास उतनी ज़्यादा पावर भी नहीं थी, मैं केवल कमेटी ही बना सकता था। इसीलिए मुझे लगा कि राजधानी के मुद्दे पर कमेटी बना देनी चाहिए। यह जानते हुए भी कि 1994 में बनी कौशिक समिति गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए जनता की पसंद बता चुकी थी, तब भी आपने एक दूसरी कमेटी बनाकर इस राज्य की अवधारणा के मुद्दे को क्यों उलझा दिया? इस सवाल पर नित्यानंद स्वामी चुप हो गई। अदालत ने अब नित्यानंद स्वामी के बाद मुख्यमंत्री बनाए गए भगत सिंह कोश्यारी जी को हाजिर होने का फरमान सुनाया, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट रूम से जुड़े हुए थे। कोश्यारी जी ने सबका अभिवादन किया और बोले, मिलॉर्ड, मैं तो केवल 3-4 महीने ही मुख्यमंत्री के पद पर रहा, वह भी तब जब चुनाव सर पर थे। मेरा कार्यकाल तो एक तरफ से चुनावी रैलियों को ही समर्पित रहा। गैरसैंण राजधानी के मामले को लेकर मुझे कुछ भी निर्णय लेने का वक्त ही नहीं मिल पाया, इसलिए इस मसले से मेरा नाम हटा दिया जाना चाहिए। तब बडोनी जी बोले, वाह कोश्यारी जी, इतना मासूम तर्क देकर खुद को गैरसैंण के मसले से अलग पाक साफ दिखाने की आपकी इस चाल को देखकर मुझे हंसी भी आ रही है और अफसोस भी हो रहा है। हंसी इसलिए कि आप हमें ऐसा बेवकूफ़ समझ रहे हैं
जिन्हें गैरसैंण पर आपके स्टैंड का मानो अंदाजा ही न हो। और अफसोस इसलिए कि पहाड़ की सबसे कठिन परिस्थितियों वाले कपकोट क्षेत्र के होने के बावजूद आप गैरसैंण की महत्ता को नहीं समझ पाए। अगर आप पर्वतीय हितों को लेकर वास्तव में गंभीर होते तो राजधानी के मामले में गैरसैंण के साथ कालागढ़ और IDPL का भी सुझाव नहीं दे रहे होते। इस पर कोश्यारी जी ने कहा, सम्मानित न्यायमूर्ति, मेरी बात भले ही आपको कड़वी लगेगी, मगर सत्य यही है कि गैरसैंण में अभी भी राजधानी के लिए आधारभूत संसाधन और सुविधाएं नहीं हैं। 2-3 दिन के सत्र के लिए ही वहां व्यवस्थाएं कराना बेहद चुनौती भरा काम होता है। वहीं दूसरी तरफ देहरादून है, जहां सारी व्यवस्थाएं पहले से ही हैं। वहां के विधानसभा भवन में तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण भी हो चुका है। ऐसे में हमें भावनाओं के साथ व्यावहारिकता को भी देखना चाहिए। कोश्यारी जी की इस बात को सुनकर बाबा मोहन उत्तराखंडी ने बेहद तल्ख अंदाज में कहा, मान्यवर कोश्यारी जी, आप कई शब्दों की व्याख्या करें तो सार यह है कि 25 वर्षों में उत्तराखंड के हुक्मरान गैरसैंण में 4 दिन रहने लायक व्यवस्थाएं तक नहीं बना पाए हैं। अगर इसी वजह से आप वहां राजधानी बनाने के पक्ष में नहीं हैं, तो फिर इसमें गलती गैरसैंण की है या फिर सत्ताधीशों की? उनके नकारेपन का खामियाजा गैरसैंण भुगते यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इतना कहते हुए बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपना माथा पकड़ लिया। मौके की संवेदनशीलता को समझते हुए बडोनी जी ने मोर्चा संभाला और जोर से आवाज लगाई, पंडित नारायण दत्त तिवारी को बुलाया जाए। अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ तिवारी जी अदालत में हाजिर थे। सबको प्रणाम करते हुए वे बोले, इस सेवक के लिए क्या आदेश है महाराज? बाबा मोहन उत्तराखंडी तिवारी की इस कुटिल मुस्कान को देखकर और भी गुस्से में आ गए। इन्हीं तिवारी के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गैरसैंण राजधानी के लिए लंबे अनशन के बाद प्राणों का बलिदान दिया था। बडोनी जी ने पूछा, देश के सबसे विद्वान राजनेताओं में अग्रिम पंक्ति में रहने वाले, विभिन्न विषयों की गहरी समझ रखने वाले, बड़ी से बड़ी समस्या का आसानी से हल ढूंढने वाले ND तिवारी जी, आप तो इसी उत्तराखंड की धरती के सपूत थे। आप गैरसैंण राजधानी की घोषणा कर इस पहाड़ी राज्य के साथ न्याय कर सकते थे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए इस पहाड़ी भूभाग के लिए आप जो कुछ नहीं कर पाए, उसका प्रायश्चित करने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता था। लेकिन आपने ऐसा करने के बजाय उस दीक्षित आयोग को पुनर्जीवित कर गैरसैंण राजधानी के मुद्दे की हत्या क्यों की? तिवारी जी इस सवाल से जरा भी विचलित नहीं हुए। उनकी भावभंगिमा बता रही थी कि उन्हें इस कठिन सवाल से कोई फर्क नहीं पड़ा है। इसी बेपरवाह अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, हुजूर, जिस आदमी के सपनों में पिछले 1 दशक से प्रधानमंत्री की कुर्सी के सिवा कुछ और न आ रहा हो, उसे एक छोटे से नवसृजित प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर ठिकाने लगा दिया जाए और तब आप ये उम्मीद करें कि वह गैरसैंण राजधानी के मसले के बारे में सोचेगा? मैं इससे ज़्यादा और क्या ही कहूँ मिलॉर्ड। तिवारी के इस जवाब से बडोनी जी समझ गए कि इससे आगे कुछ भी पूछना समय की बर्बादी ही होगी। तभी हंसा धनाई ने कहा, जिस आदमी ने यह कहकर अलग राज्य का विरोध किया था कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा, वह आदमी बाद में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना और गैरसैंण के मुद्दे को हमेशा के लिए उलझा दिया। यह सुनकर तिवारी जी बोले, मैं यह बात अच्छी तरह से जानता था कि मेरे बाद मुख्यमंत्री बनने वाले लोग गैरसैंण के साथ ऐसा सलूक करेंगे कि जनता मुझे भूल जाएगी। बडोनी जी ने जोर से आवाज लगाई, तिवारी जी के बाद मुख्यमंत्री बने मेजर जनरल भुवनचंद खंडूरी जी को बुलाया जाए। खंडूरी जी देहरादून के एक प्राइवेट अस्पताल के वार्ड से अदालत से जुड़ गए। बडोनी जी ने पूछा, मान्यवर जनरल साहब, आप देहरादून के इस सबसे बड़े और महंगे प्राइवेट अस्पताल में क्या कर रहे हैं? खंडूरी जी बोले, हुजूर, अस्वस्थता के चलते मैं यहाँ भर्ती हूँ। अरे क्या हो गया? खंडूरी जी ने कहा, मिलॉर्ड, उम्र के इस पड़ाव पर अस्वस्थ तो होना ही है। बडोनी जी ने कहा, हम आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं, लेकिन ये बताइए कि प्राइवेट अस्पताल के बजाय आप किसी सरकारी अस्पताल से इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या कहें हुजूर, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों का भारी अकाल है। क्यों? जो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज आपके कार्यकाल में बना था, तब से अब तक तो वहीं से हजारों डॉक्टर पास आउट हो चुके होंगे जो उत्तराखंड में सेवाएं दे रहे होंगे। बडोनी जी के सवाल पर खंडूरी जी ने गहरी सांस ली और कहा, न्यायमूर्ति जी, वह मेडिकल कॉलेज आज खुद ऐसी स्थिति में है कि सबसे पहले उसे ही इलाज की जरूरत है। बाकी रही बात वहाँ से पास आउट हुए डॉक्टरों की, तो उनमें से ज़्यादातर एग्रीमेंट पूरा कर या तोड़कर पहाड़ से मैदान में सेटल हो चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के साथ ही सुविधाओं का भी अकाल है, इसीलिए मैं प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहा हूँ। खंडूरी जी का जवाब सुनकर बडोनी जी ने माथा पकड़ लिया। बाबा मोहन उत्तराखंडी बोले, अस्पतालों की कहानी किसी और दिन सुनेंगे, अभी तो आप ये बताइए कि राजधानी गैरसैंण के मसले पर आपके कार्यकाल में क्या प्रगति हुई? तब खंडूरी जी बोले, हुजूर, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट अंतिम सेवा विस्तार के बाद मेरे कार्यकाल में ही सामने आई थी, तो आपने रिपोर्ट पढ़ने के बाद उस पर क्या अमल किया? बाबा मोहन उत्तराखंडी के सवाल पर जनरल खंडूरी ने जवाब दिया, जब तक मैं कुछ सोचता मेरी कुर्सी चली गई थी। मेरी जगह पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को बिठा दिया गया था। बडोनी जी ने आदेश दिया, डॉक्टर निशंक को बुलाया जाए। निशंक देहरादून के लेखक गांव से हाजिर हो गए। जी निशंक जी, बताइए, गैरसैंण राजधानी के मसले का हल आपके कार्यकाल में क्यों नहीं निकल पाया?
बडोनी जी के सवाल पर निशंक जी ने कहा, सम्मानित न्यायमूर्तियों, मैं बेहद उथल पुथल भरे राजनीतिक माहौल में मुख्यमंत्री बना था। तब राजधानी पर कोई निर्णय लेने से पहले अपनी कुर्सी बचाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती थी, लिहाजा मेरा ज़्यादातर वक्त इसी सब में लगा रहा। इसके बाद जो कुछ वक्त मुझे मिलता था उसका उपयोग मैं किताबें लिखने में करता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी अब तक सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें से कई पुस्तकें मैंने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहने के दौरान ही लिखी है। इस जवाब से बुरी तरह उखड़े बाबा मोहन उत्तराखंडी बोले, ये अदालत आपकी पुस्तकों की समीक्षा के लिए नहीं लगाई गई है। अगर आपके पास राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर कुछ कहने के लिए है तो बताइए, वरना आप जा सकते हैं। बाबा मोहन उत्तराखंडी के यह कहते ही निशंक चुप हो गए। अदालत उनका जवाब जान चुकी थी। इतने में बडोनी जी का ध्यान खंडूड़ी जी द्वारा दीक्षित आयोग को दिए गए अंतिम सेवा विस्तार वाली बात पर गया, जिसके बारे में वे पूरी कहानी जानना चाहते थे। उन्होंने पेशकार से कहा, इस मसले के बारे में अदालत को विस्तार से बताया जाए। तब पेशकार ने बताना शुरू किया, मिलॉर्ड, दीक्षित आयोग को यूं तो 6 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन 6 महीने का वक्त 6 साल में बीत गया। खंडूड़ी जी के कार्यकाल में आखिरी विस्तार के बाद आयोग ने 2008-9 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। कुल 11 बार दीक्षित आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया और उस पर 60 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए। क्या 60 लाख रुपए से ज्यादा? हंसा धनाई चौंक उठी। अदालत में मौजूद सभी शहीद और आंदोलनकारी पेशकार को ध्यान से सुन रहे थे। तब बाबा मोहन उत्तराखंडी ने पूछा, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट में क्या कहा गया था? तब पेशकार ने जवाब दिया, हुजूर, इसका जवाब लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी ने बहुत सुंदर तरीके से दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो उनका वह गीत मैं यहाँ पर चलाना चाहूंगा। बडोनी जी ने कहा, बिल्कुल इजाजत है। तब पेशकार ने नेगीदा का ये गीत चला दिया। तुम भी सोना मिन सोन्याली गढ़वाल ना घूमो जाली, उत्तराखंड राजधानी पल तेरा दूनी माराली। दीक्षित आयोगन बोल्याली, दीक्षित आयोगन बोल्याली। गीत सुनाने के बाद पेशकार ने कहा, योर लॉर्डशिप, उस रिपोर्ट ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन तमाम तरह की कमियां गिनाते हुए गैरसैंण को राजधानी के लिए अनुयुक्त ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस रिपोर्ट के कई तर्क इतने बेतुके थे कि जिन्हें सुनकर कोई भी अपना माथा पकड़ लेगा। जैसे कि उसमें एक तरफ कहा गया था कि गैरसैंण में पानी की समस्या है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि वहां बाढ़ आने का खतरा है। हुजूर, अब आप ही बताइए, जहां पानी की समस्या होगी वहां बाढ़ कहां से आएगी, और जहां बाढ़ का खतरा होगा वहां पानी की कमी कैसे हो सकती है? यह सुनते ही अदालत में मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। इसके बाद पेशकार ने कहा, हुजूर, लेकिन इतनी सारी बेतुकी खामियां निकालने के बावजूद उस दीक्षित आयोग ने भी यह स्वीकार किया कि जनता के बहुमत की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में है। यानी 1994 में राज्य बनने से पहले बनी कौशिक समिति के बाद से अब राज्य गठन के पश्चात बनाई गई दीक्षित कमेटी तक लोगों की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने के पक्ष में ही थी। लेकिन कोई भी बहुमत वाली सरकार राजधानी के सवाल पर जनता के बहुमत की राय को पूरा करने का साहस नहीं दिखा पाई। आज गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का झुंझुना देकर राजनीति के बियाबान में गायब कर दिया गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी? बाबा मोहन उत्तराखंडी ने चौंक कर पूछा, यह ग्रीष्मकालीन राजधानी का मामला क्या है? तब बडोनी जी ने कहा, 9 नवंबर को आकाशवाणी ने इस बारे में बताया था, लेकिन तब तुम गैरसैंण की दुख भरी कहानी सुनकर बेहोश हो गए थे। आज फिर से सुनाया जाए, आज मैं पूरी तरह से होश में हूँ, बाबा मोहन उत्तराखंडी ने कहा। तब पेशकार ने बताया, हुजूर, दीक्षित आयोग की रिपोर्ट आने के बाद एक तरह से रद्दी की टोकरी में डाल दी गई थी। इस बीच 2012 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई, जिसमें विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया। विजय बहुगुणा ने राजधानी के सवाल को हल करने के बजाय गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने की घोषणा कर शिलान्यास भी कर दिया। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने चौंक कर पूछा, बिना राजधानी घोषित किए विधानसभा भवन बनाने की घोषणा और शिलान्यास, यह आखिर क्या चल रहा है? पेशकार ने जवाब दिया, जी हुजूर, बिना राजधानी के विधानसभा भवन बनाने का न केवल शिलान्यास हुआ, बल्कि अब वह भवन बन भी चुका है और 5 साल पहले गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म भी किया जा चुका है। तब भले ही यह प्रचारित किया गया था कि आज ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है तो कल स्थायी राजधानी भी बन जाएगी, लेकिन आज गैरसैंण का सच ये है कि हर साल यहाँ विधानसभा सत्र के नाम पर 2-3 दिन का सियासी पिकनिक होता है। इसे अंजाम देने के लिए नकली राजधानी देहरादून से भारी भरकम अमला दल बल के साथ गैरसैंण पहुंचता है। मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अफसरों को हेलीकॉप्टर और वीआईपी कारों में लादकर देहरादून से गैरसैंण पहुंचाया जाता है। इसके बाद 2 या 3 दिन के भीतर सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है और सरकारी काफिला देहरादून लौट आता है।
पिछले 11 वर्षों में गैरसैंण में करोड़ों रुपए खर्च कर कुल 9 बार विधानसभा के सत्र आयोजित हुए, जो 40 से कम दिनों में ही निपटा दिए गए, यानी औसतन एक सत्र 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चला। गैरसैंण का यही दुखद सत्य है, जो मानो इसकी नियति बन चुका है। इतना सब कहकर पेशकार चुप हो गए। अदालत में एक बार फिर सन्नाटा पसर गया था। तब बडोनी जी ने अगले मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को हाजिर होने का फरमान सुनाया। विजय बहुगुणा देश की राजधानी दिल्ली के किसी पॉश इलाके से अदालत की कार्रवाई से जुड़ गई। बडोनी जी ने पूछा, बताइए बहुगुणा जी, गैरसैंण राजधानी के मसले पर आपकी सरकार ने क्या किया? विजय बहुगुणा ने कहा, योर लॉर्डशिप, आज गैरसैंण में जो कुछ भी दिख रहा है वह सब मेरी सरकार की ही देन है। मैंने अगर अपने कार्यकाल में गैरसैंण को लेकर वह कदम नहीं उठाया होता तो आज गैरसैंण को कोई पूछने वाला नहीं होता। यहाँ तक कि मामला आपकी अदालत में भी नहीं आ पाता। विजय बहुगुणा की इन बातों में दंभ और एहसान की बू आ रही थी, जिसे न केवल तीनों न्यायाधीशों बल्कि कोर्ट रूम में बैठे सभी आंदोलनकारी और शहीदों ने महसूस कर लिया था। इसी बीच हंसाधराई ने कहा, आखिर ऐसा कौन सा काम आपकी सरकार ने किया है जिसका गुणगान आप इस तरह कर रहे हैं मानो उत्तराखंड पर कोई बड़ा एहसान कर दिया हो? तब विजय बहुगुणा ने कहा, मैं ही वो मुख्यमंत्री हूं जिसके कार्यकाल में गैरसैंण में पहली बार कैबिनेट बैठक होने से लेकर भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन बनाने की नींव डाली गई। यह कहते हुए वे उस वक्त की कुछ तस्वीरें दिखाने लगे। बहुगुणा को लगा कि यह सब देखकर तीनों न्यायाधीश प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन तीनों न्यायमूर्तियां उनके इस जवाब से बेहद हैरान थी। बाबा मोहन उत्तराखंडी ने पूछा, विधानसभा भवन तो राज्य की राजधानी में ही होता है ना? बिना राजधानी घोषित किए आपने गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने का निर्णय किस आधार पर लिया? और अगर गैरसैंण में विधानसभा भवन बना ही दिया था तो फिर राजधानी घोषित क्यों नहीं की? विजय बहुगुणा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दिया जाए। इतने में बडोनी जी बोले, एक थे हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और एक हैं इन्हीं हेमवती के बेटे विजय बहुगुणा जो उसी उत्तर प्रदेश से अलग हुए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन राजधानी के मसले पर न्याय नहीं कर पाए। इतने में पेशकार बोले, हुजूर, न्याय से याद आया, ये विजय बहुगुणा जी तो हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इस हिसाब से तो इन्होंने गैरसैंण के साथ न्याय ही किया होगा। पेशकार की बात सुनकर तीनों न्यायमूर्तियों ने विजय बहुगुणा की तरफ देखा तो उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली। अदालत समझ गई कि बहुगुणा के पास इसका कोई जवाब नहीं है। बडोनी जी बोले, अब अगले मुख्यमंत्री हरीश रावत को बुलाया जाए। जैसे ही हरीश रावत अदालत से जुड़े तो उन्होंने अपने सामने रखी मेज पर भांति भांति के पहाड़ी उत्पादों, पकवानों और अन्य वस्तुओं को इस तरह सजाया था मानो अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हो। उन्होंने अदालत द्वारा कुछ पूछे जाने से पहले ही तीनों न्यायमूर्तियों को प्रणाम किया और इन उत्पादों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हुजूर, यह सब पहाड़ी उत्पाद मेरी उत्तराखंडियत की भावना के आधार हैं। तब बाबा मोहन उत्तराखंडी ने पूछा, मान्यवर रावत जी, आप कहना क्या चाहते हैं? तब हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड के सैकड़ों उत्पाद आज न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में भेजे जा रहे हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि मैंने खुद आगे बढ़कर इन उत्पादों की ब्रांडिंग की और उत्तराखंडियत के विचार को व्यापक विमर्श का मुद्दा बनाया। तब हंसाधराई ने पूछा, और मान्यवर, इस उत्तराखंडियत के विचार में गैरसैंण क्या है? हरीश रावत ने जवाब दिया, गैरसैंण मेरी माँ है। यह कहते हुए उन्होंने अखबार में छपा अपना एक बयान दिखा दिया। बाबा मोहन उत्तराखंडी बोले, यह किसी काव्य सम्मेलन का मंच नहीं बल्कि स्वर्गलोक में राज्य आंदोलनकारियों द्वारा खास तौर से बुलाई गई अदालत है, इसलिए यहाँ तथ्यों के साथ सवालों का जवाब दीजिए। अब हरीश रावत पॉइंट टू पॉइंट अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताना शुरू किया, हुजूर, उत्तराखंड की जनता ने मुझे गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए कभी मैंडेट दिया ही नहीं। बडोनी जी ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? तब हरीश रावत ने कहा, मिलॉर्ड, जिस वक्त मुझे प्रदेश की कमान सौंपी गई उस वक्त राज्य इस सदी की सबसे बड़ी आपदा यानी केदारनाथ आपदा के प्रकोप से बुरी तरह प्रभावित था। ऐसी स्थिति में मेरी सबसे पहली प्राथमिकता आपदा से बिगड़े हालातों को सामान्य करना तथा केदारनाथ पुनर्निर्माण करना था। इसलिए मैं अपने कार्यकाल के पहले साल तो इन्हीं सब में लगा रहा। इसके बाद जैसे स्थितियां सामान्य हुई, मैंने गैरसैंण में तंबू में विधानसभा सत्र का आयोजन कर इतिहास रच डाला। अगली बार मेरी सरकार ने वहां पॉलिटेक्निक भवन में सत्र आयोजित करवाया और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भराड़ीसैंण के विधानसभा भवन में भी सत्र आयोजित करवाया। यह कहते हुए वे उन सत्र की तस्वीरें दिखाने लगे। तब बाबा मोहन उत्तराखंडी ने कहा, इन तस्वीरों को रहने दीजिए, आप बस इतना बताइए कि आपने गैरसैंण को राजधानी घोषित क्यों नहीं किया? हरीश रावत ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने कई अवसरों पर यह बात कही है और आज मैं इसे आपके सामने दोहरा रहा हूं कि मैं कोई मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था जो बिना ठोस व्यवस्थाओं के गैरसैंण को राजधानी घोषित कर देता। मेरा इरादा पहले गैरसैंण को विकसित करना और फिर राजधानी घोषित करने का था। यह तो आप गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा करने के साथ भी कर सकते थे,
गैरसैंण को प्रदेश की स्थायी राजधानी घोषित करते हुए आप कह सकते थे कि अगले कुछ वर्षों में वहाँ पूरी तरह टाउनशिप विकसित की जाएगी और तब तक देहरादून से ही सरकार चलती रहेगी। लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इस पर तो आप तुगलक नहीं बल्कि उत्तराखंड के परमार कहलाए जाते हैं। बडोनी जी की इस बात पर हरीश रावत बोले, हुजूर, मैंने उत्तराखंड की जनता को भरोसा दिया है कि 2027 में अगर हमारी सरकार बनी तो गैरसैंण को राजधानी घोषित किया जाएगा। तब हंसा धनाई बोली, जब सत्ता में थे, जब मौका था, तब तो गैरसैंण को जिला भी नहीं बना पाए और अब फिर से सत्ता चाहिए तो गैरसैंण की याद आ गई। वाह! इसके बाद अदालत ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हाजिर होने का फरमान सुनाया। बडोनी जी बोले, बताइए त्रिवेंद्र जी, राजधानी के मसले पर आपकी सरकार ने क्या किया? इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़े उत्साह के साथ कहा, हुजूर, गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर शहीदों के सपनों को पूरा करने का ऐतिहासिक काम मेरे कार्यकाल में ही हुआ है। बडोनी जी ने अदालत में मौजूद सभी आत्माओं की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आप सभी उत्तराखंड राज्य के शहीदों और आंदोलनकारियों का सपना गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना था? अदालत से एक साथ आवाज आई, नहीं, हम तो गैरसैंण को राज्य की स्थायी राजधानी बनते देखना चाहते थे। बडोनी जी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ देखते हुए कहा, सुन लिया आपने शहीदों का जवाब? इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत बोले, न्यायमूर्ति जी, ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थायी राजधानी की तरफ बढ़ाया गया एक कदम ही था, इसीलिए मैंने वहां ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने के साथ ही अगले 10 साल के भीतर तमाम विकास कार्यों के लिए 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की भी घोषणा की थी। अच्छा, तो ये बताइए उन विकास कार्यों की क्या प्रगति है? इस पर त्रिवेंद्र जी ने कहा, हुजूर, जब तक मैं विकास कार्यों की शुरुआत कर पाता, मेरी मुख्यमंत्री पद से विदाई हो गई। आपके सवाल का जवाब मेरे बाद कुर्सी संभालने वाले मुख्यमंत्री ही दे सकते हैं। अदालत के सामने अब तीरथ सिंह रावत थे। बडोनी जी ने पूछा, कहिए तीरथ जी, गैरसैंण राजधानी को लेकर आपने क्या किया? तीरथ सिंह रावत बोले, हुजूर, मैं तो 4 महीने भी मुख्यमंत्री नहीं रहा, मुझे तो कुछ भी निर्णय लेने का समय नहीं मिल पाया। क्यों? राजधानी की घोषणा करने के लिए इतने ज़्यादा दिन चाहिए होते हैं? इस पर तीरथ सिंह रावत बोले, हुजूर, उस दौरान कोरोना काल भी चल रहा था, इसलिए भी मेरा ध्यान राजधानी के बजाय लोगों के स्वास्थ्य पर ज़्यादा था। अच्छा, कोरोना काल में उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति थी, यह हमें अच्छी तरह पता है। यह कहते हुए बाबा मोहन उत्तराखंडी चुप हो गए। अब इंद्रमणि बडोनी जी ने मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अदालत में बुलाया। धामी जी हाजिर हो गए। बडोनी जी ने पूछा, बताइए धामी जी, गैरसैंण राजधानी को लेकर आपके कार्यकाल में क्या प्रगति हुई है? इस पर धामी जी ने तीनों न्यायाधीशों को प्रणाम करते हुए कहा, मिलॉर्ड, मैं परंपराओं का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। गैरसैंण को लेकर मुझसे पहले की सरकारों द्वारा जो कुछ किया गया, मैं उसी परंपरा को पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ा रहा हूँ। बडोनी जी ने चौंकते हुए पूछा, किस तरह की परंपरा? तब धामी जी ने कहा, महोदय, गैरसैंण में विधानसभा भवन बनने के बाद से अब तक हर सरकार द्वारा वहाँ 3-4 दिन के लिए सत्र आयोजित किए जाते रहे हैं। हमने अपने कार्यकाल में इस परंपरा को जीवित रखा हुआ है। मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही गैरसैंण में पहले की ही तरह हर साल विधानसभा सत्र का आयोजन होता आ रहा है। इस जवाब पर बाबा मोहन उत्तराखंडी आग बबूला हो गए। उन्होंने गुस्से में पूछा, अदालत गैरसैंण राजधानी को लेकर आपका स्टैंड जानना चाहती है। तब धामी जी ने कहा, हमारी सरकार गैरसैंण को शहीदों के सपनों के अनुरूप विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। धामी जी के इस जवाब पर हंसा धनाई बोली, वाह, आपकी सरकार गैरसैंण को शहीदों के सपनों के अनुरूप विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राजधानी बनाने के लिए बहुत खूब। इससे आगे आपसे क्या ही पूछा जा सकता है, आप भी जा सकते हैं। अब अदालत में चुप्पी छा चुकी थी। सभी शहीद और राज्य आंदोलनकारी खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। इतने में पेशावर विद्रोह के नायक, गैरसैंण राजधानी का सपना देखने वाले वीरचंद सिंह गढ़वाली उठे और सबको प्रणाम करते हुए चुपचाप सिर झुकाए अदालत से बाहर निकलकर अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रमणि बडोनी जी ने कहा, मैं जानता हूं गढ़वाली जी कहाँ गए हैं। गैरसैंण पर सभी मुख्यमंत्रियों का जवाब सुनने के बाद अब ये अदालत उत्तराखंड की बदहाली की वजह जान चुकी है। आज मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी चौपट राज नाटक याद आ रहा है। जब राजधानी जैसे महत्वपूर्ण मसले पर सत्ताधीशों की यह उपलब्धि है तो बाकी मुद्दों पर उन्होंने कितनी जिम्मेदारी और समर्पण से काम किया होगा, यह समझा जा सकता है। अब किसी भी मुद्दे पर उनसे सवाल जवाब करना वक्त की बर्बादी तथा खुद को और कष्ट पहुंचाना होगा। राज्य गठन के 25 बरस पूरे होने के मौके पर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों द्वारा स्वर्गलोक में बुलाई गई यह अदालत गैरसैंण राजधानी समेत राज्य हित के सभी मुद्दों को उत्तराखंड की जनता के हवाले करती है। अब उत्तराखंड की जनता ही इन मुद्दों पर निर्णय करे। यह अदालत अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। यह कहते हुए बडोनी जी उठे और अदालत में मौजूद सभी आत्माओं से कहा, चलिए गढ़वाली जी से मिलने चलते हैं। कुछ देर बाद सभी शहीद चंद्र सिंह गढ़वाली जी की मूर्ति के आगे सर झुकाए खड़े थे, मानो पश्चाताप कर रहे हों। जगह का नाम था गैरसैंण।
बैकग्राउंड में नेगी जी का गीत बज रहा था, या भी लड़े लागी रानी। या भी लड़े लगी राली, या भी लड़े लगी रानी, आजी लड़े हमारी लगी रानी।